दोस्तों, भूत प्रेत के किस्से सुनने में बहुत रोमांचक और दिलचस्प लगते हैं। लेकिन क्या हो जब ये किस्से सिर्फ किस्से न रहकर एक हकीकत की तरह आपके सामने आए। आज की युवा पीढ़ी भूत और आत्माओं के होने पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जिस पर आप विश्वास नहीं करते वह असल में है ही नहीं। यह तो संभव नहीं है ना। आज हम ऐसे ही भूतहा स्थान से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं एक आत्मा ने किया था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे बचपन से भूतों से बहुत डर लगता था। डरने को तो लोग सांप, बिच्छू, कनखजूरा जैसे कीड़ों और शेर, चीता जैसे खूंखार जानवरों से भी डरते हैं, लेकिन मेरा मानना था कि ये कितने भी खतरनाक क्यों न हों, लेकिन भूतों और चुड़ैलों के सामने ये कहीं नहीं टिकते, क्योंकि आप इन्हें देख नहीं सकते। ये आप पर हमला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमला किधर से हुआ और कब हुआ। भूत और चुड़ैल तो चुटकी में आपका नामो निशान मिटा देंगे और आपको पता भी न चलेगा। हमारे गांव में भूतों की कोई कमी नहीं। नहर के पास वाला भूत जो बारिश में जब तक एक दो मवेशियों को नहर में डुबाकर भोजन न कर ले तब तक मानता ही नहीं था। सड़क के उस पार वाला भूत जिसके सर सड़क पर होने वाली सारी मौतें मढ़ी जाती थी। कुएं वाला भूत जिसके ऊपर कुएं के पास वाली ज़मीन के बंजर होना का मामला थोपा जाता था। लेकिन सबसे खतरनाक और रहस्यमयी थी सूखे बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल। गाँवों में रिवाज के अनुसार दीपावली में हम ऊपर लिखी सभी जगह पर दिए जला के आते थे ताकि भूत शांत रहे। लेकिन बरगद का पेड़ दिवाली पर भी अंधेरे में रहता था। कहते हैं पुराने ज़माने में बहुत लोगों ने दिया जलाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी दिया आज तक वहाँ टिक नहीं पाया। बड़े बूढ़े हों चाहे बच्चे, बरगद के पेड़ के पास कोई नहीं जाता था। वहाँ पर सिर्फ गर्भवती महिलाएं जा सकती थी चुड़ैल का आशीर्वाद लेने। जैसा कि अक्सर होता है, किसी भी भयावह और रहस्यमयी चीज़ के बारे में हजार तरह की कहानियाँ बन जाती है। वैसे ही बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल कैसे आई, इसके बारे में भी बहुत कहानियाँ मशहूर हैं। लेकिन मैं आज आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरी बड़ी नानी ने सुनाई थी और मैं इस कहानी को सच मानता हूँ। बहुत साल पहले, जब मेरी नानी पैदा भी नहीं हुई थी, तब की बात है। हमारे गांव में पहलवान नाम का एक शख्स हुआ करता था, जो कि अपनी कुश्ती के लिए मशहूर था। पहलवान का असली नाम मोहर सिंह था, और मोहर सिंह का नाम पहलवान कैसे पड़ा, इसकी भी एक बड़ी रोचक घटना है। उस ज़माने में मनवीर नाम का पहलवान बहुत मशहूर हुआ करता था। वो हमारे बगल के गांव से था और आसपास के 10 गांव तक उसे सालों साल कोई हरा नहीं पाया था। कहते हैं उसने एक बार एक भैंस को अपने मुक्कों से मार गिराया था। ये कहानी मेरी बड़ी नानी ने मेरी नानी को सुनाई थी, और मेरी नानी मुझे और मेरे भाइयों को 2 फरवरी को मेरी बड़ी नानी की डेथ हो गई थी। पर उनकी ये कहानी मेरी नानी और मुझे आज भी याद है। मोहर भी बहुत बलिष्ठ था, लेकिन उसे कभी पहलवानी में रुचि नहीं रही। एक दिन मोहर की किसी बात पर मनवीर से बहस हो गई। मनवीर को तो अपनी पहलवानी का घमंड था। वो हाथापाई पर उतर आया, लेकिन उसकी आशा के विपरीत मोहन ने उल्टा उसे ही पटक दिया। गांव में चर्चा होने लगी कि मनवीर में अब वो दम नहीं रहा। मनवीर ने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए मोहन को कुश्ती की चुनौती दे दी।
बरगद का पेड़ तब तक हरा भरा था। बरगद के पेड़ के नीचे ही दंगल लगा। दूर दूर से लोग कुश्ती का ये मुकाबला देखने आए। लोग कहते हैं कि उस दिन दोनों अंधाधुंध लड़े। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन देखने वाले जमे रहे। कभी लगता मोहर जीतेगा, कभी लगता कि मनवीर का पलड़ा भारी है। अंत में सूरज डूबने से थोड़ा पहले पसीने और खून से लथपथ मोहर ने मनवीर को अपने दोनों हाथों से ऊपर उठा लिया और बरगद के एक जड़ पर दे मारा। सूर्यास्त के साथ ही मनवीर की पहलवानी का भी अंत हो गया। गांव वाले मोहर को कंधे पर उठाकर ले आए और उस दिन से उसका नाम पहलवान पड़ गया। उस ज़माने में भी बहुत कम ही लोगों को उसका असली नाम पता था। मोहर की शादी लतिका से हुई। लतिका बहुत सुंदर थी और उसके बड़े बड़े नैन की चर्चा दूर दूर तक थी। कुछ शोहदों ने तो लतिका पर बुरी नज़र भी डाली, लेकिन पहलवान के डर से किसी ने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। बरगद के पेड़ के ही नीचे पहलवान सुबह सुबह कुश्ती और लंबी कूद का एक खेल जो होता है उसका अभ्यास किया करता था और लतिका उसका साथ देती थी। दोनों में अटूट प्रेम था और पूरा गांव दोनों पर ही गर्व करता था। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश और संतुष्ट थे, लेकिन ये खुशी बहुत दिन तक नहीं रही। पहलवान को एक दिन किसी सांप ने काट लिया। जहरीला सांप था और घंटे भर में पहलवान का शरीर नीला पड़ गया। लतिका ने ये खबर सुनी तो सन्न रह गई। उससे न रोया गया न कुछ बोला गया। बरगद के पेड़ के नीचे ही पहलवान की चिता को आग लगा दी गई। पहलवान के मरने पर शोहदों को खुली छूट मिल गई। सांत्वना देने के बहाने सबने लतिका को कुत्सित प्रलोभन दिए, लेकिन लतिका ने सबको करारा जवाब दिया। कई को तो सबके सामने बेइज्जत भी किया। पहलवान के मरने पर भी वो पहलवान की उतनी ही थी जितनी उसकी जिंदा रहते थी। कोई 2 महीने बाद खबर आई कि लतिका गर्भ से है। सबको लतिका के चरित्र पर शंका हुई और उस शंका का फ़ायदा उठाकर उन लोगों ने उन्हें लतिका ने कई बार सरेआम बेइज्जत किया। खबर फैला दी गई ये बच्चा नाजायज़ है। पंचायत बिठाई गई। लतिका ने गांव वालों को ज़्यादा सफाई नहीं दी, बस इतना ही कहा कि बच्चा पहलवान का ही है। लेकिन लतिका की बात पर पंचायत ने भरोसा नहीं किया और लतिका को गांव से बाहर निकाल दिया। लतिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वैसे भी पहलवान के मरने के बाद इस गांव से लतिका को कोई लगाव नहीं रह गया था। गांव से बाहर निकलकर लतिका ने बरगद के पेड़ के नीचे ही एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई। पहलवान के मरने के दुख में उसने खाना पीना वैसे ही कम कर दिया। देखते ही देखते पूरा शरीर कुम्हला कर हड्डी का ढांचा मात्र रह गया। महीने भर में ही उसकी उम्र 20 साल बड़ी प्रतीत होती थी। अस्त व्यस्त सफ़ेद साड़ी में कांति विहीन झुर्रीदार चेहरे के साथ खुले बालों में वो बहुत भयावह प्रतीत होती थी। उसका व्यवहार भी अजीब हो गया था। लतिका घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर खुद से बातें किया करती थी। वो ये मानने लगी थी कि पहलवान अब भी जिंदा है और वो अब भी कुश्ती और उड़ी का अभ्यास करता है। बस थोड़ा और कोशिश करो, आधा हाथ और कूदो तो सबको हरा दोगे। आज तुम्हारा मन नहीं लग रहा अभ्यास में। ये आवाज़ें बरगद के पेड़ के पास रात भर सुनी जा सकती थी। कभी वो रात में उठकर ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगती थी और ढोल बजाकर नाचने लगती, जैसा वो पहलवान के कुश्ती जीतने पर किया करती थी। गांव के लोगों ने उसे जीते जी ही भूत मान लिया था। उससे कोई बात नहीं करता।
रात में वो पानी भरने गांव के एक कुएं पर आती तो गांव की औरतों से दो चार शब्द बोल लेती। औरतें भी उसके फूले हुए पेट की वजह से उस पर दया दिखाकर कभी कभार कुछ खाने को दे देती थी। एक दिन बहुत जोर की बारिश हुई। सब जनजीवन पानी पानी हो रहा था। काली घुप अंधेरी रात में लतिका प्रसव वेदना से तड़प रही थी और ज़ोर ज़ोर से दर्द में चिल्ला रही थी। बिजली की चमक में बरगद का पेड़ उस छोटे से झोंपड़े के साथ बहुत ही डरावना लग रहा था। फिर भी गांव की एक औरत हिम्मत करके लतिका के पास गई। लतिका ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। उस औरत ने जब लतिका को बताया कि बच्चा मरा हुआ है तो लतिका शेरनी की तरह उस पर झपटी और बच्चा उसके हाथ से छीनते हुए बोली, नहीं, मेरा बच्चा मरा नहीं, वो अब भी सो रहा है। भाग जाओ तुम, सोने दो इसे। लतिका की आंखें और दांत बाहर आ गए। नाक और मुंह से खून उतर आया। बिजली की चमक में जब उसका भयावह चेहरा दिखा तो वो औरतें तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। 2 दिन तक लतिका को किसी ने नहीं देखा। बस लोरी की आवाज़ें आती थी बरगद के पेड़ से। फिर एक दिन लतिका ने अपनी रंग बिरंगी जरीदार साड़ी निकाली जो उसने पहलवान के साथ शादी में पहनी थी। उसने साड़ी पहनी, सारे गहने पहने, आँखों और चेहरे पर काजल चपोड़ा और सर में ढेर सारा सिंदूर डालकर कुएं पर पानी भरने आई। लतिका, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये कैसा स्वांग रचा है तुमने? गांव की एक बुढ़िया ने कुएं पर खड़ी लतिका से पूछा। अरे काकी, आज डुग्गू के बाबा आने वाले हैं। वो डुग्गू को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। कौन डुग्गू? अरे मेरा बेटा काकी, बहुत बदमाश है, पूरा दिन सोता ही रहता है। जब इसके बाबा आएंगे तो जागेगा। इस पर बुढ़िया का कुछ जवाब नहीं दे पाई, बस आंखें फाड़े लतिका को देखती रही। उसी रात लतिका ने झोंपड़े के पास एक छोटा गड्ढा खोदा और अपना मरे हुए बेटे को सामने रखा। अपने सारे गहने और कपड़े उतारकर अपने बेटे के पास रखे और गड्ढे को मिट्टी से ढक दिया। फिर उसने एक सफ़ेद साड़ी में खुद को लपेटा और दूसरी सफ़ेद साड़ी में झोंपड़ी के ऊपर चढ़कर फांसी लगा ली। कहते हैं कि किसी की भी उस झोंपड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। लतिका की लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा गए और उसकी सफ़ेद साड़ी के चीथड़े बहुत दिनों तक ऐसे ही लटके रहे। साल भर में बरगद का पेड़ भी सूख गया। जब गांव में जन्म के दौरान 1-2 बच्चों की मौत हुई तो उसे लोग लतिका की घटना से जोड़ने लगे। एक दिन तांत्रिक को बुलाकर बरगद के तने पर धागे लपेट दिए गए और झोंपड़े की जगह एक छोटा मंदिर बना दिया गया। यहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाएं जा सकती थी और धागे लपेटकर अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए दुआ मांगती थी।